गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है WTO और भारतीय कृषि। WTO से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ है हमारी भारतीय कृषि को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, उनको डिस्क्राइब करने से पहले हम थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO जैसे कि आप नाम देख रहे हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाते हैं तो सबसे पहले इसका जो नाम था वो था गेट से पहले भी इसका नाम था ITO। तो इस तरीके से इसका ये थोड़ा सा बैक जाते हैं तो जो ITO है यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1947 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हम सभी जानते हैं कि जब भी वर्ल्ड वॉर होता है तो कोई न कोई वो समस्या जरूर लेके आता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी दुनिया में त्राहि त्राहि मच गई और पूरी दुनिया में जो बिजनेस का लेवल है वो एकदम से घट गया, प्रोडक्शन लेवल घट गया और हर तरफ अफरा तफरी का और एकदम से भयावह माहौल था। उस भयावह माहौल में आम जनजीवन यानी प्रत्येक देश का जो प्रभावित हुआ, उस जो आम जनजीवन को वापस से उभारने के लिए एक ही रास्ता दिख रहा था सभी को कि क्यों ना बिजनेस बढ़ाया जाए, व्यापार बढ़ाया जाए, जिससे कि दुनिया में लोगों को रोजगार मिले, तरक्की मिले और वापस से वो अपनी अच्छी जिंदगी स्टार्ट कर पाए। तो इसका मध्य एक व्यापारी था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1947 में UNO संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे संस्था का नाम बदल के 1948 में गेट रख दिया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसका जो हिंदी में नाम है वो कुछ तरीके से प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता। इस समझौते के तहत क्या था कि जो भी इसके सदस्य देश बनेंगे, जो ITO है या गेट है, इसके जो भी सदस्य देश है उनके बीच में जो आपसी समझौतों के द्वारा व्यापार कराना इस संस्था का काम था। तो ये जो गेट संस्था है, जैसा कि इसका नाम है उसी के अनुसार ये काम कर रही थी और दो देशों के बीच में आपसी समझौते करा करके व्यापार को आगे बढ़ाने का जो मार्ग है वो जो किसी न किसी तरीके से अवरुद्ध हो गया था, विश्व जो युद्ध था उसकी वजह से, उसको खोलने का काम कर रही थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई। तो पहले नाम ITO, उसके बाद में गेट और उसके बाद में WTO, इसका नाम पड़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये था 1 जनवरी 1995। तो 1995 को इसका नाम है जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। तो ये जो नाम है, जैसे ये नाम इसके पास आया तो इसको कुछ और पावर दे दिए गए WTO को, इस संगठन को, और अधिक ये शक्तिशाली संगठन के रूप में ये उभर के आया। और लगभग वर्तमान में इसके जो सदस्य देश है वो है 159 सदस्य देश है इसके, और लगभग इतने देशों के बीच में आपसी समझौतों के द्वारा अभी भी व्यापार संभव हो रहा है और चल रहा है। तो इस तरीके से कहा जाए तो ये तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड था कि इस तरीके से संस्था की स्थापना की गई है। और अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे देश को इससे फायदा हुआ। हमारी कृषि के विशेष रूप से बात करें तो क्या भारतीय कृषि को इससे कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चर्चा करें कुछ पॉइंट्स को लेते हुए। सबसे पहले पॉइंट हमारा कृषि अनुदान में कटौती, यानी कृषि के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो कृषि में सब्सिडी किसके लिए जाती है? बीज, उर्वरक, खाद और कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र आदि पर दिया जाने वाला जो अनुदान है, उत्पादन मूल्य के 10% तक प्रावधान था। उत्पादन मूल्य 10% तक इसका करने का प्रावधान बनाया गया था इसमें, और इससे भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत को इससे लाभ ही हुआ। क्यों? क्योंकि भारत में ऑलरेडी जो कृषि से संबंधित अनुदान है वो 5 से 6% के बीच में ही दिया जा रहा था। तो भारत को इससे तो बेनिफिट ही होने वाला था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ संभावनाएं बढ़ी है। कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम इसको देख सकते हैं कि भारत को क्या फायदा। एक, कृषि अनुदान में कटौती का खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इससे कम ही सब्सिडी दे रहे थे। दूसरा, इसका क्या, अनुदान की संभावना बढ़ी। हमने कहा कि हम 5
6% के बीच में ही सब्सिडी उस समय दे रहे थे, लेकिन इसकी संभावना हमारे देश में बढ़ी और कितने तक बढ़ गई कि हम अब 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं हमारे देश में किसानों को। निर्यात बढ़ेंगे, नेक्स्ट इसका फायदा हुआ, क्योंकि यदि सब्सिडी दी जाएगी तो बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे देश के किसान और निर्यातों में फायदा होगा और देश तरक्की कर पाएगा और पैसे सामान को बेच के पैसे भी कमाएंगे और रोजगार का भी एक अच्छा लेवल बन पाएगा। कमजोर वर्ग को लाभ, यदि गरीब किसान जो लोग हैं उनको यदि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इसका अनुदान के रूप में, तो ये और अच्छी चीज़ होने वाली है। तो इसलिए कमजोर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उनको भी इसका बेनिफिट हुआ। और उसके बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति जारी रहेगी, यानी कहने मतलब किसी वस्तु के यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि सरकार ने तय कर दिया उतना ही वो लिया जाएगा, उसमें कहीं कटौती नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब है ये हमारे देश के जो ये अनुदान की जो शर्त है, ठीक है, 10% की, वो कहीं न कहीं फेवर में आती दिखाई दे रही है। तो बात करें दूसरे पॉइंट की, प्रत्यक्ष अनुदान में कटौती का गेट समझौते से लाभ। तो ऑलरेडी हमने कहा कि सब्सिडी है वो 10% हमारे तो एक्स्ट्रा बढ़ाने का अवसर मिल गया है, जबकि दूसरे बहुत सारे देश थे जो सब्सिडी है जो ज़्यादा ले रहे थे उनको कितनी 10% करनी होगी, तो उनके लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन हमारे लिए एक फायदे की बात है जिससे कि हमारे देश में और ज़्यादा बेनिफिट होगा। और किस तरीके से होगा, क्योंकि हम अनुदान ज़्यादा दे पाएंगे, तो देश के किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, विदेशों में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे इस तरीके से। तो कहने का मतलब है इससे हमें कोई न कोई प्रॉफिट ही होने वाला है, लॉस वाली कंडीशन नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि के सीमा शुल्क में कटौती। ठीक है, जो कृषि पदार्थ हम दूसरे देशों से लेन देन करते हैं तो उसमें पहले 36% तक जो है कटौती का जो ये टैक्स का जो सिस्टम था, लेकिन अब कितना करना होगा, 15% तक कटौती करनी होगी, यानी 15% तक कम करना होगा। इससे भी भारत को किसी प्रकार से कोई लॉस नहीं हो रहा है। यदि हम हमारे देश में कर रहे हैं तो हमें निर्यातों को बढ़ाने का मौका मिल रहा है, यदि दूसरे देश कर रहे हैं तो वहां से हम कुछ जरूरत, हमारे देश में जो चीज़ों की कमी है उन चीज़ों को हम मंगवा सकते हैं, तो वहां से हमें कुछ टैक्स कम लगेगा तो वो बेनिफिट होगा। हमारे देश में टैक्स कम हो गया लेकिन हमें निर्यातों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो किस तरीके, यदि दोनों तरीके से देखा जाए तो हमें किस तरीके से इसमें नुकसान होने वाली कंडीशन दिखाई नहीं देती है, तो ये फायदे वाली कंडीशन ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें घरेलू आवश्यकता न होने पर भी अनिवार्य आयात की शर्त, तो ये एक WTO के जो सदस्य देश है उनके एक बड़ी एक समस्या है, इसको समस्या के रूप में देख सकते हैं कि जितने भी सदस्य देश है उनकी घरेलू जो डिमांड है उसका 2% तो उनको अन्य जो सदस्य देश है किसी न किसी देश से मंगवाना ही पड़ेगा, जो खाद्यान्न विशेष रूप से। ठीक है, तो खाद्यान्न को दूसरे देश से मंगवाना पड़ेगा, कितना, अपनी घरेलू आवश्यकता का 2%। लेकिन इसमें एक चीज और दी गई है कि इसको 10 वर्षों में लगातार बढ़ाकर के 3.33% तक करना है। अब भले ही आपके देश में खाद्यान्न के मामले में यदि हम सपोज करिए कि आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम दूसरे देशों से नहीं मंगवा रहे, फिर भी इसके सदस्य देश होने के नाते हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ेगा। तो ये एक शर्त है जो थोड़ा लगता है कि विपरीत सी लग रही है, लेकिन भारत को इससे नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो देश भुगतान संतुलन जिनका प्रतिकूल चल रहा है उन देशों को इस शर्त से मुक्त रखा गया है, और भारत का जो भुगतान संतुलन है कुछ समय से प्रतिकूल चल रहा था, इस वजह से इस शर्त को हमारे देश में लागू नहीं किया गया है। तो जो ये समस्या है हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देशों से हमारी जो टोटल जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, जो विशेष रूप से खाने वाले अन्न की, उसका हम 2% मंगवाएंगे, तो हम लोग इसको नहीं मंगाते हैं। तो इस शर्त से हमें अभी क्या है, मुक्त रखा गया, मुक्ति मिली हुई है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा। तो ये जो इसको पेटेंट बोलते हैं, तो पेटेंट कराने के मामले में कौन सी चीजें पौधों एवं पशुओं के संबंध में है ये, तो इसमें 2 प्रावधान दिए गए हैं WTO के द्वारा। पहला है ए, सदस्य राष्ट्र पौधों की किस्म का पेटेंट करा सकते हैं। ठीक है, किसका, विशेष रूप से बीजों। अच्छा, इसमें जो चीज समझने वाली वो ये है कि पहला है कि सदस्य राष्ट्र अपने पौधों की किस्म का पेटेंट करा सकते हैं, दूसरा है सुई जेनरिस सिस्टम से। तो दोनों में क्या है, ये जो सिस्टम है इसमें ये कि कोई भी सदस्य देश,
ठीक है, वो अपने जो फसल है उसको बीजों के रूप में काम नहीं ले सकते, ठीक है। सेकंड जो सिस्टम है सुई जनरिस सिस्टम है, इसमें कि कोई भी देश जो सदस्य देश है वो अपने देश में जो बीजों को जो अपनी फसल है उसको बीज के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो भारत ने अभी वर्तमान में सेकंड जो नियम है सुई जनरिस सिस्टम है वो अपनाया हुआ है, जिसमें हम अपने जो फसल है, ठीक है, उसको बीजों के रूप में काम में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है ए और बी दो ये सिस्टम है। इसमें क्या है, ए है इसमें हम अपनी जो फसल है जितनी भी है उसको बीज के रूप में काम नहीं ले सकते। दूसरा है हम इसको फसल को अपने दूसरे रूप में जो बीज के रूप में जो काम में ले सकते हैं, जो दूसरा पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने वर्तमान में ये पॉइंट अपनाए हुए हैं। साथ में एक थर्ड इसमें एक चीज और आती है सम्मिश्रण से, यानी दोनों को हम अपना सकते हैं मिश्रित करते हुए। तो WTO के सदस्य जो स्थायी सदस्य के रूप में भारत है वर्तमान में, तो इस वजह से भारत को सम्मिश्रण वाला फायदा मिला हुआ है। और भारत क्या कर रहा है, सुई जनरिस सिस्टम अपनाया हुआ है और अपने जो फसल जितनी भी होती है उसको हम बीज के रूप में काम में ले सकते हैं। हमारे भारतीय किसान हैं जो अपनी फसल को, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी फसल को दूसरे देशों में बेचे ही, ये अपनी फसल है उसमें से कुछ पार्ट्स बचा करके और क्या कर सकते हैं, इसको अगली जो फसल है उसके लिए बीजों के रूप में काम ले सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा ये सिस्टम है। तो इस तरीके से ये इसके पॉइंट्स 5 क्लियर होते हैं। उसके बाद में छठे पॉइंट पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट जो छठा इसका पॉइंट है हमारा, व्यापार पहुंच में वृद्धि। तो व्यापार पहुंच में वृद्धि का मतलब ये हुआ WTO के आने से जो व्यापार की जो पहुंच है ये बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये जो संगठन है WTO, इसमें हमने बात करी थी 159 वर्तमान में सदस्य देश है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो देश है वो एक दूसरे से व्यापार करते हैं। तो यदि दो देशों के बीच में व्यापार होता है जो इसके हो सकता है सदस्य देश नहीं हो, तो वो उन्हीं के बीच में होगा। लेकिन इसके सदस्य देश होने के नाते 159 देशों में कोई भी देश है जो व्यापार कर सकता है और उनके बीच में जो आपसी समझौतों के द्वारा व्यापार कराने का काम भी WTO का है। तो इस तरीके से किसी भी देश की जो पहुंच है वो बहुत ही लंबी बढ़ गई है और इसका फायदा है उस देश को होता है, क्योंकि बिजनेस से ही हम जानते हैं कि सारे लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिस्टम था, विशेष रूप से जब गेट की स्थापना हुई थी, विश्व जो युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद में वापस से दुनिया को उबारने का जो काम था, जो सपना था जो गेट का, वो एकदम से कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। तो वापस जो पूरी दुनिया में शांति का माहौल है उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर की जैसी कंडीशन नहीं है ये। तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। तो जो प्रत्येक जो सदस्य देश है उसकी पहुंच है जो बहुत बढ़ गई है। पहले ये पहुंच कहाँ तक थी, अपने आस पड़ोस के देशों तक थी। यदि बात करें भारत की, तो भारत पहले जो अपने जैसे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, इसके बाद हमारे म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है और आसपास में श्रीलंका है, तो ज़्यादातर व्यापार इन्हीं से होता था। लेकिन जब सदस्य देश इसके होने के कारण, कहने का मतलब आस पड़ोस में जहाँ नज़दीक वाले सबसे ज़्यादा व्यापार वहाँ होता है। लेकिन जैसे ही आपको एक बड़ा क्षेत्र मिलता है, बड़ा व्यापारिक क्षेत्र मिल जाता है जिसमें बहुत सारे देश हो, तो फिर आपकी जो व्यापार की पहुंच है वो भी बहुत लंबे दूर तक हो जाती है। तो भारत को इसका बड़ी मात्रा में बेनिफिट मिला है, कहने का मतलब यही है। तो ये एक फायदे वाली स्थिति है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निर्यात प्रतिस्पर्धी को प्रोत्साहन। तो एक सबसे बड़ा एक रोल WTO का ये भी है कि ये निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बड़ी मात्रा में यदि प्रतियोगिता होगी तो चीजें अच्छी मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी उनकी, और उस देश को उस चीज का बेनिफिट भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही हुआ कि जो निर्यात है उनको यदि प्रतिस्पर्धा के लायक बनाए जाएंगे तो बड़ी मात्रा में किसी भी देश को इसके लाभों में कोई कमी नहीं आएगी, लगातार लाभ बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से वो देश तरक्की के मार्ग पर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट को प्रतिस्पर्धी बनाने का काम या प्रतिस्पर्धी बनाने का जो ठेका है किसने लिया है? WTO ने लिया है। तो इस तरीके से यदि बात करी जाए तो WTO
WTO से भारत को लाभ ही लाभ हुए हैं, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। तो इस तरीके से जो WTO है, पहले इसका जो नाम गेट था, उससे पहले इसका ITO था, तो ये संस्था है लगातार सशक्त हुई है और भारत को इसका सदा स्थायी सदस्य होने के कारण बड़ी मात्रा में प्रॉफिट ही हुआ है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।